आज का दिन बिहार की राजनीति में 20 साल बाद एक बड़ा बदलाव लेकर आया है, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल कि ये पटकथा आखिर लिखी कब गई, इसकी शुरुआत कब हुई और आगे क्या बिहार की सियासत में। पूर्णिमा, देखिए, जब मैंडेट आया था एनडीए को, जिस तरीके की बहुमत मिली थी, उसी वक्त ये मान लिया गया था कि बिहार में बीजेपी बहुत जल्द, हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था, पिछला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, और उस वक्त ये कहा गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनको सम्मान के तहत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, सम्मान उनको दिया गया। लेकिन जिस तरीके की हालात बन रहे थे बिहार में, जिस तरीके की हालत बन गई थी बिहार में, पहले गृह मंत्रालय बीजेपी ने अपने खाते में लिया, उसके बाद से जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो अपने खाते में लिया, तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर पहले से ही एक जो पटकथा होती है उसकी वो लिख दी थी और एक तैयारी भी शुरू कर दी थी किस तरीके से नीतीश कुमार को वार्म वेलकम करते हुए और सेफ एग्जिट कराना है। तो एक तरह से कहा जाए तो उनको उसी तरीके से राज्यसभा भेजने की जो कवायद थी, इसके पीछे जो बातें आ रही हैं उसमें एक बात सामने आ रही है कि अमित शाह भी कुछ दिनों पहले जब किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के दौरे पर आए थे, उस वक्त उन्होंने दीपक कुमार, जो कि नीतीश कुमार के सलाहकार हैं, उनको बुलाया था और उनसे 2 घंटे तक वहां किशनगंज में अमित शाह की मुलाकात हुई थी। और उसी वक्त ये मान लिया गया था कि अब नीतीश कुमार का सेफ एग्जिट प्लान तय हो चुका है, बन चुका है, उसको बस अमली जामा पहनाने का समय का इंतजार किया जा रहा था। और आज वो समय आ गया जब राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, तो इस दिन को चुना गया और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, उससे ये साफ स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार को पहले से पता था कि उनको इस तरीके से राज्यसभा भेजा जाएगा और ये तमाम चीज़ें जो थी उनको कहीं ना कहीं लूप में लेकर ही की गई ताकि नीतीश कुमार की तरफ से कोई नाराजगी ना हो। हालांकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर देखने को मिली, क्योंकि कार्यकर्ता ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के जैसा दूसरा कोई सीएम नहीं हो सकता, एनडीए में उनके कद के बराबर कोई दूसरा नेता नहीं है, ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों का मानना है। निश्चित तौर पर उनको एक दुख था, उनको एक उनके अंदर एक गुस्सा था, उनको लगता था कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने ये प्लान किया है और नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करवाने के लिए उन लोगों ने एक रणनीति बनाई है, एक साजिश की है। लेकिन जब नीतीश कुमार का एक्स पर पोस्ट आया, उससे साफ चीज़ें स्पष्ट हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि नीतीश कुमार पहले से ही मन बना चुके थे और उनको विश्वास में लेकर ही ये तमाम चीज़ें जो है वो की गई हैं। पूर्णिमा, ठीक है, लेकिन इसके साथ सवाल अब ये कि अगला कौन वो चेहरा, क्या वो चेहरा बीजेपी का होने वाला है। बीजेपी के प्रवक्ता से ही शुरुआत करते हैं। पीयूष शर्मा जी, क्या बिहार को बीजेपी का अपना पहला मुख्यमंत्री मिलने की पूरी तैयारी हो चुकी? देखिए, जो भी चेहरा होगा वह एनडीए का होगा और मैं फिर आपको यह दोहराने का काम कर रहा हूं, बताने का काम कर रहा हूं कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्यसभा में निर्वाचित होने के बाद, राज्यसभा में जाने के बाद बिहार एनडीए में यदि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो वह एनडीए का होगा। हमारी पार्टी के 5 घटक दल के प्रमुख नेता आपस में बैठ करके इस बात पर सहमति जताने का काम करेंगे, सहमति बनाने का काम करेंगे और अंतिम में हमारा जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मैं बड़ी विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं पूर्णिमा जी कि बिहार में यदि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा या मुख्यमंत्री जो व्यक्ति बनेगा वह एनडीए का बनेगा। तो आज इतना मॉडेस्ट क्यों हो रहे हैं, खुलकर अपनी खुशी भी नहीं जाहिर कर पा रहे? क्योंकि अभी तक तो आप याद कर लीजिए साल 2000 में जिस तरीके की गलती की गई थी बिहार बीजेपी की तरफ से, और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब से मन में एक कसक तो थी कि अपना एक चेहरा होना चाहिए। और उस वक्त जेडीयू के चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर, हालांकि सिर्फ 7 दिन सरकार चली, आप लोग ये कहते रहे कि यहाँ जेडीयू बीजेपी के दबाव में है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को सुनकर ऐसा नहीं लगता, नीतीश कुमार के ट्वीट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से दबाव में काम कर रहे हैं। एक सम्मानजनक एग्जिट कह लीजिए या अब नई पीढ़ी के चेहरे को मौका देना कह लीजिए, इससे आरजेडी को इतनी समस्या क्यों हो रही है? देखिए, पिछले 1.5 दशक से अगर बिहार की राजनीति में देखेंगे तो बीजेपी का जो पैनी नज़र है वो अपने मुख्यमंत्री संघ का एजेंडा और तमाम चीज़ को लागू करने का मामला, जिसके कारण आप देखेंगे कि जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री को किस तरह से हाईजैक किए, मैं नहीं, नीतीश कुमार जी ने भी यह बात कहा है। और उसके बाद 2014 में नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़के देख लिए कि बिहार में उनकी क्या स्वीकार्यता है, उनको 2 सीट मिली और 24 सीट पे उनकी जमानत जब्त हो गई। 15 में वो महागठबंधन के साथ आए और अपने आप को फिर सरकार में गए महागठबंधन के साथ में।
17 में भी चले गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने जनता दल यू को बनाया था, समता पार्टी लेकर नीतीश कुमार जी आए थे, वो शरद जी का भी बात नहीं माने और शरद जी को किस तरह से दरकिनार कर दिया गया। भाजपा के मन में ये कसक हमेशा 1.5 दशक से लगी रही कि हम संघ का एजेंडा और बिहार में अपनी सरकार बनाए। आरजेडी की कसक बताइए ना। और नहीं, 25 सीट पर सिमट गए, आपको अपनी कसक नहीं दिखाई देती है, आपको बीजेपी की कसक की ज्यादा चिंता है। नहीं, मामला बिहार की है। हाँ, बिहार का है, लेकिन तो आरजेडी बाहर की है क्या पार्टी की? नहीं, मामला बिहार की है। हाँ। जिस तरह से बिहार के जनादेश जिस नाम पे लिया गया, बिहार के लोगों को जिस तरह से वोट मांगा गया, उस तरह से जिस तरह से पलटी मारने की बात थी, जो मैनिफेस्टो थे उन पे खरा उतरने की बात है। मामला यहाँ है, नीतीश जी के रहते भी भाजपा वो सब काम इधर विगत कुछ वर्षों से करने लगी थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी भाजपा और संघ के पालकी ढोते ढोते इतना झुक गए थे कि अब वो बोझ सहन नहीं कर पा रहे थे। ये दोनों तरफ का मामला है। एक तरफ भाजपा यादव के बयान याद करिए नीतीश कुमार के लिए, एक तरफ तेजस्वी यादव के बयान याद करिए नीतीश कुमार के लिए। भाजपा की सत्ता पाने की छटपटाहट और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी का ये संघ की पालकी ढोते ढोते जो उनकी उस बोझ के तले इतना झुक गए थे कि अब नीतीश कुमार जी भी अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। दोनों तरफ से ये मामला है। तो इस बात को नहीं, ये बात दोनों तरफ से है, लेकिन एक तरफ जहां पर तेजस्वी यादव पहले नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या नहीं कहते थे, फिर उसके बाद आज उन्हें लगा कि हम अगर होते सरकार में तो नीतीश जी के साथ ऐसा हो नहीं पाता। देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार जी के बारे में किन किन शब्दों का इस्तेमाल करने का काम किया है, लालू प्रसाद यादव जी ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल करने का काम है, बिहार की जनता और देश की जनता ने देखने का काम किया है। शायद ये भूल रहे हैं, बिहार की 14 करोड़ जनता यह भली भांति जानती है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में जिस प्रकार से बिहार में सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना हुई है, वह एक मिसाल है। और उस मिसाल में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम की है। हम केवल सत्ता बीजेपी को नहीं, लेकिन बीजेपी को यह दबाव महसूस होना चाहिए कि जब जिस भी चेहरे को आप लेकर आएंगे, अगर कंपैरिजन होगा तो नीतीश कुमार से होगा, अगर कंपैरिजन होगा तो उनकी सुशासन बाबू की इमेज के साथ। निश्चित उस 20 वर्षों के शासन काल में सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय की बात जो मैंने कही है, उन तीनों में भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से उनके साथ रही है, कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम की है। पूर्णिमा जी, एक बात मैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई को बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती है। 2020 के दिन को आप याद करने का काम करें, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को याद होनी चाहिए, बिहार की जनता ने जनता दल यू को 43 सीटें देने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को नेता मान करके और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आज भी मैं इतना आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो उनकी प्रतिभा है, जो उनकी प्रशासनिक क्षमता है, जो उनके अनुभव है, उनको लेने का अक्षरशह काम हम करने का काम करें। ठीक है, लेकिन रंजन सिंह साहब, ये भी कहा जा रहा है लगातार विपक्ष की तरफ से कि एक तो दबाव में काम कर रहा है आज जेडीयू बीजेपी के, दूसरी तरफ जो आरजेडी कह रही है कि ये तो सीधे सीधे जनादेश के साथ धोखा है ना। ये क्यों ना कहा जाए कि ये जनादेश के साथ धोखा है, जब चुनाव लड़ा गया नीतीश कुमार के नाम पर, जीत मिली नीतीश कुमार के नाम पर। हालांकि बीजेपी उसमें टॉप नंबर की पार्टी थी, एलजेपी को भी अच्छी सीटें मिली, एक से आप लोगों ने एक ऊंची छलांग भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद क्या जनता के मन में सवाल नहीं आना चाहिए कि जिस नाम पर वोट दिया वही चले दिल्ली की तरफ? देखिए, नाम सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी का चेहरा जरूर था, हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, लेकिन पांचों दल के जो घटक दल के शीर्ष नेतृत्व है और पांचों घटक दल के जो कार्यकर्ता जमीन पर काम किए हैं, उसका नतीजा ही 202 सीट है। तो हम किसी एक व्यक्ति के सारे पांचों घटक दल के सामूहिक प्रयास से 202 सीट आई हैं। तो यहाँ लोकतंत्र को तो खतरा है ही नहीं, या लोकतंत्र को तो छलावा दिया ही नहीं जो ये आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र तो उस दिन शर्मिंदा हुआ था जब अल्पसंख्यक के नाम पर 2005 में इन्होंने अपनी समर्थन नहीं दिया था, जब दोबारा बिहार को चुनाव के उसमें झोंक देना पड़ा। और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी बने तो उस समय भी विरोध करने का काम इन्होंने किया। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, कि जो जनतंत्र है, जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के 4 स्तंभ में अगर एक स्तंभ में उनका सदस्य नहीं रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी का ये व्यक्तिगत फैसला है, जिसके कारण वो राज्यसभा के रास्ते को उन्होंने चुना है। लेकिन
उनके ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बताएंगे, वो ट्वीट में नीतीश लिखा कुमार हुआ के है। बेटे का क्या? नीतीश कुमार जी के बेटे का तो स्वागत हम लोगों ने हमेशा से किया है। डेप्यूटी सीएम बनाइएगा? हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि राजनीति में एंट्री होनी चाहिए, युवाओं का और होना फिर ही- परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? परिवारवाद, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, परिवारवाद तब कहा जाता है जब अयोग्य व्यक्ति को 95 चुनाव हारने के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़े तो वो परिवारवाद है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आता है और पहले ही चुनाव में जनता के द्वारा अगर 1 लाख और 1.5 लाख वोट से जीतकर और सदन में जाता है तो वो परिवारवाद के श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सर्वेश भी मेरे साथ मौजूद है और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, बिहार में तो इस वक्त एक ही सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति दिल्ली से चलने वाली है? देखिए, इसमें तो कोई दौराई नहीं थी। पूर्णिमा, आप अच्छे से जानती हैं, पिछली बार आप बिहार चुनाव के दौरान भी बिहार आई थी, पटना जहाँ है वहां पर थी आप। देखिए, बीजेपी थोड़ा सा शुरू करने से पहले नितिन नवीन जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाया गया, उससे 6 महीने पहले सोच लिया था कि उनको बनाना है। मुझे याद है, एक शीर्ष नेतृत्व से हमने पूछा कि भाई बिहार चुनाव इतनी देरी क्यों लगा दी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनाउंस करने में, तो उन्होंने कहा कि अरे बिहार के नतीजे तो आ जाने दीजिए, इसलिए उसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर बिहार के नतीजे आने के बाद आपने देखा कि नितिन नवीन को बना दिया। उनको ये डर था बीजेपी को कि अगर नितिन नवीन को पहले बनाएंगे तो बिहार के नतीजों में खेला हो जाएगा। उस खेले को इसका इंतजार किया, फिर नितिन नवीन को तो पहले से ही तय था। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में सांगानेर सीट पहले से ही तय थी कि वो तो मुख्यमंत्री की जाएगी और उन्हीं को बनाया। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी का ढांचा है, चारों पहियों के बड़े कसे हुए टाइट होते हैं, ये पहले से ही तय था कि अभी राज्यसभा बहुत ही रिस्पेक्टफुल एग्जिट, मैं कहना चाहूंगी, ये कैसे करनी है, ये करना है। आपने ट्वीट नीतीश कुमार का ट्वीट पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार बीजेपी में कल्चर आ गया है कि ट्वीट दिल्ली से आता है, फिर आपको कॉपी पेस्ट करके कर देना होता है। लेकिन बीजेपी का स्ट्रेटेजी है, अब आप देखिए, कुल मिलाकर पूरा खेल ये है कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, उस क्लास के वोटर्स को कैसे होल्ड करके रखना है। देखिए, जेडीयू वैसे ही 2 फाड़ हो चुकी है। एक जेडीयू वो है जो बहुत खुशी ये चाहती है कि नीतीश कुमार जाए, बीजेपी का सीएम आ जाए, और एक जेडीयू है जो अभी आपत्ति जता रही है, जो विरोध भी कर रहे हैं, जिनको झटका लग गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े स्विफ्टली, इन नो टाइम, बिना झटका दिए बड़ा फैसला ले लेगी, जो आधा ले चुकी है। जल्दी सीएम का नाम अनाउंस होगा, और सीएम आप ध्यान रखिएगा, जातीय समीकरण में बहुत सोचा समझा नाम होगा, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को महसूस होगा कि हमको तरजीह दी गई है, और जिसका इम्पैक्ट 5% वोटर का यूपी में भी जाएगा। जी बिल्कुल, और यूपी में भी एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट आदित्य किया गया था जब योगी आदित्यनाथ को सवर्ण चेहरे के तौर पर लेकर आए। हालांकि बिहार में देखिए, जाति है जाति नहीं, और इसीलिए जो यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग है उसका ख्याल बीते 20 सालों में भी रखा गया है। इस बार जब फैसला लिया जाता है एनडीए की तरफ से, जो कहा गया चेहरा उसी की तरफ से चुना जाएगा, तो उसका कितना ख्याल रखा जाता है या किसी सवर्ण को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन कांग्रेस इसे कैसे देखती है, क्योंकि शशि रंजन यादव जी, कांग्रेस भी साथ साथ ये कह रही है कि जेडीयू पर दबाव बनाया गया। लेकिन क्या दिक्कत है, अगर गठबंधन में दोनों पार्टियां सहमत हैं, अगर एक व्यक्ति खुद अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उन्हें राज्यसभा में जाना है, उन्हें दिल्ली में जाना है, उनका मन था, तो इसमें आप लोग अपनी राजनीति कहां से तलाश रहे हैं? सीटें तो तलाश नहीं पा रहे, राजनीति गाहे बगाहे तलाश लेते, कैसे? राजनीति तो हम देश भर में कर रहे हैं, और राजनीति तलाश नहीं रहे हैं, राजनीति आज जनता बिहार की देख रही है। जिस तरीके से अनियंत्रित सत्ता को महाराष्ट्र में हथियाया गया, आज बिहार में नीतीश कुमार जी को हाईजैक करके किस तरीके से इनका प्रारूप पटका था, ये तैयार कब हुआ था, कैसे हाईजैक किया? बिल्कुल जिस प्रकार से पिछले बार सीएम रहते हुए इनको ईडी सीबीआई के डर से जो भी इनके पीछे मुखौटे थे, ललन सिंह, विजेंद्र चौधरी और संजय झा, जो भी लोग हैं, ये किस तरह नीतीश जी के साथ रह के इनके साथ क्या क्या किया है, जदयू के कार्यकर्ता देख। कितनी सीटें आई जदयू की? जदयू की सीटें 85 आई हैं, और आपकी कितनी आई? सीटें की बात नहीं, ईडी सीबीआई ने आप राजनीति की बात कर रहे हैं। ईडी सीबीआई ने सीटें दिलाई क्या? अगर आपकी सीटें आई, अगर जनता ने आपका चुनाव किया और उस चुनाव के मद्देनजर आपको पार्टी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग मिली, जब आपको वो पावर मिली, तो उसमें कांग्रेस ईडी सीबीआई क्यों तलाश रही? ईडी सीबीआई तलाश रही है। हम चुनाव के समय किस प्रकार से 10,000 का योजना का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं, बिहार की जनता देखी है। नीतीश जी पर विश्वास करके 14 करोड़ जनता जिस प्रकार से वोट दिया है, और जिस प्रकार से आज हाईजैक किया गया उनके राजनीति को, उनके ओबीसी सामाजिक न्याय की, हमारे बगल में खड़े भारतीय जनता पार्टी बात करते हैं, सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ा रहे हैं बिहार में।
आज नीतीश जी जब मुख्यमंत्री अगर स्वस्थ है हर तरीके, तो उनको राज्यसभा क्यों भेजा जा रहा है? अभी आपको अचानक से स्वस्थ लगने लगे? स्वस्थ हम कब? बिहार चुनाव से अभी अभी आपने बोला कि स्वस्थ है एकदम, बिल्कुल। उसके बावजूद उन्हें दिल्ली, और इससे पहले आप याद करिए चुनाव से पहले किसने लगातार ये कैंपेन चलाया कि नीतीश कुमार की हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार अस्वस्थ है? ये किसने कहा? ये वीडियो कौन लीक कर रहा एक था? भी बार चुनाव प्रचार में नहीं निकल रहे, ये किसने कहा? ये था? वीडियो, अरे कम से कम साहब अपनी बात तो याद बात रखा पूरी करिए। तरह याद है। अपनी बात तो किस याद रखा प्रकार से करिए। भारतीय ये जनता बात तेजस्वी जी को भी किस याद रखनी प्रकार से चाहिए और ये बात कांग्रेस को याद है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में, किस प्रकार से उड़ीसा में और बिहार में अपनी पटकथा लिख रही है, और किस और प्रकार आपने हिमाचल में कैसे किस लिखी? प्रकार से हिमाचल में आपने किस कैसे प्रकार लिखी? से जनता, जिस प्रकार से जदयू कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि कोई चुनाव दिक्कत आप नहीं। लोग नहीं, दिक्कत यही है कि चुनाव जब जीतते हैं तो आपको सारी मशीनरी अच्छी लगती कोई है, मशीन- जब आप चुनाव हारते हैं तो आपको मशीनरी में दिक्कत नजर आने लगती है, आपको इलेक्शन कमीशन में दिक्कत आने लगती है, आपको ईडी सीबीआई के साथ समस्या आने लगती है। लेकिन अभिषेक जी, जन स्वराज पार्टी आई थी बहुत सारे वादों के साथ, और उसके बाद हमने देखा कि चुनावों में क्या हाल हुआ। लेकिन बिहार को एक नई राजनीति जो देना चाहते थे प्रशांत किशोर, जिसकी वो बात करते थे, आपको लगता है बिहार को वो नई राजनीति अब नीतीश कुमार के इस सम्मानजनक एग्जिट के साथ देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी का आज 20 साल का एक लंबा कार्यकाल की समाप्ति की ओर वो हुए हैं, तो उनको बिहार के लोग उनके पहले कार्यकाल में कम से कम उन्होंने विकास, बदहाल बिहार को विकास के रास्ते पर उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए लोग उनको याद करेंगे। लेकिन जहाँ तक आज का घटनाक्रम है, तो इसकी पटकथा कोई आज नहीं लिखी गई है। प्रशांत किशोर जी हमारे नेता 3 साल से ये बात कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा 2025 के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। अब 3 महीने का ये घटनाक्रम है, और देखिए नीतीश कुमार जी को बिहार के सीएम से वो हट गए हैं। अब हमको एक बात बताइए कि अगर नीतीश कुमार जी को बिहार का सीएम राज्यसभा ही जाना था, जैसा उनका ट्वीट आया है आज, तो 3 महीना पहले चुनाव हुआ है, क्यों नीतीश कुमार जी 3 महीना पहले मुख्यमंत्री बनेंगे? तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ न कुछ संदेह है, और ये संदेह हमको नहीं है, उस संदेह नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ताओं को है। उनके आवास के बाहर आप देखिए उनके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि बिहार की जनता जिसने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यहाँ पर जनादेश दिया है, एनडीए की सरकार बनाई है, उन लाखों करोड़ों महिलाओं का क्या होगा? उनके विश्वास के साथ ये धोखा नहीं है। उन करोड़ों युवाओं का क्या होगा जिनको उन्होंने 20 लाख रोजगार हर साल देने का वादा किया है? तो ये सब होल्ड पे चला जाए? अब ये कौन देगा? ये सब होल्ड पे चला जाए? सरकार गिर गई क्या? नहीं, सरकार नहीं गिरी तो है। फिर लेकिन सरकार की चेहरा- पॉलिसीज है या पार्टी की? देखिए, पूरा बिहार का चुनाव 2 मिनट यहाँ पर किसकी? एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है। और अगर मैं कहूँ कि आपके हिसाब से प्रशांत किशोर जो कहते थे वो सही साबित हुआ, तो प्रशांत किशोर ने तो ये भी कहा था कि इतनी सीटें नहीं जीती तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपकी तो जमानत जब्त हो गई। सीधी सी बात यह है कि अगर सरकार की तरफ से लाई गई है योजनाएं, तो सरकार उनको पूरा करेगी कि पार्टी पूरा करेगी? देखिए, 2 मिनट मुझे समय दीजिए। जेडीयू खत्म नहीं हुई है ना? बिल्कुल 2 मिनट समय दीजिए। पूरा का पूरा बिहार का चुनाव इस बार शिक्षा पे हुआ, स्वास्थ्य पे हुआ, रोजगार पे हुआ। ठीक है। नीतीश कुमार जी के चेहरे की बदौलत जो उनका ही दावा है कि हमने महिलाओं के वोट को लिया है। महिला के 1,75,00,000 महिलाएं बिहार की 2 लाख रुपए लेने के लिए उन्होंने वादा किया और महिलाओं ने वोट दिया। उसी के दम पर ये सरकार बनी है। अब आप नीतीश कुमार जी जिनके चेहरे पर ये हुई है, तो नीतीश कुमार जी ही अपना पद छोड़ के जा रहे हैं। पूरे देश भर में महिला वोटर्स का परसेंटेज बीजेपी को है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल बीजेपी को देखिए। तो फिर बिहार में कितनी सीटें आई बीजेपी की? बिहार में बीजेपी की मान लीजिए 80 सीट आई है। बिहार में बीजेपी की ज्यादा सीटें आई हैं। बिहार 85 आई है। 89 आई है बीजेपी ठीक है। की। किससे ज्यादा हुई? जेडीयू से ज्यादा। और फिर वोटर किसके पास ज्यादा गया? वो तो 2020 में भी आई थी। इस कैलकुलेशन का हिसाब नहीं है सर। वो तो 2020 में भी आई थी, लेकिन चेहरा किसका था? देखिए, वोट बिहार में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर गिरा है, ये आप भी मानेंगे। और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जब वोट गिरा है, तो आज महिलाएं किससे उम्मीद कर रही हैं? बीजेपी के नेताओं से उम्मीद नहीं कर रही है। एक चीज, अगर बीजेपी के नेताओं इतना बड़ा चेहरा होता बीजेपी के किसी नेताओं में, तो नीतीश कुमार के चेहरा को आगे करके उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको ये बात पता था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा अपना नहीं है। वो ये जानते थे बीजेपी की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर वो प्रशांत किशोर को नहीं हरा पाएंगे। सर्वेश, अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है कि यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जो 20 साल में नहीं हुआ। बीजेपी की तरफ से कोई भी चेहरा आज तक नहीं आया। पहली बार बीजेपी संभवतः अपना चेहरा कोई उतारेगी। तो इस लिस्ट में अगर टॉप 3 कोई नाम है और उनके पीछे की वजह कि बीजेपी उनके नाम का चयन कर सकती है, तो क्या है?
पूर्णिमा, देखिए कई नामों की चर्चा लगातार सुबह से ही चल रही है और मैं यूँ कहें कि कल से ही चल रही है कई नामों की चर्चा, जिसमें सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, जनक चमार का नाम जो है प्रमुखता से लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकती है भाजपा। हालांकि भाजपा हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है और हमेशा उसने कहीं भी अगर सीएम बदला है या कहीं भी सीएम की तैनाती की गई है, चयन किया गया है, तो उसमें भाजपा ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, तो इस तरीके के फैसले भाजपा लेती रही है। और निश्चित तौर पे देखिए, हालांकि कयासों का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के माथे पे ताज सज सकता है। गृह मंत्रालय उनको इसी सोच के तहत दिया गया था, लेकिन अभी भी अगर कहा जाए तो आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। बीजेपी की तरफ से अभी भी पत्ते खोले नहीं गए हैं। नितिन नवीन और अगर जिस तरीके से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, तो किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे भाजपा के। उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि उस कद का कोई चेहरा बीजेपी के पास, चाहे वो अमित शाह के बराबर या फिर जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह के बराबर का कद नितिन नवीन का नहीं था। लेकिन उसके बावजूद नितिन नवीन के ऊपर जवाबदेही दी गई और नितिन नवीन उस जवाबदेही को बखूबी निभा भी रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो भी व्यक्ति होगा, और बिहार में नेताओं की कमी नहीं है भाजपा के पास। भाजपा के पास लंबी फहरिस्त है बड़े नेताओं की, चाहे गिरिराज सिंह की बात कर लें, नित्यानंद राय की बात कर लें, नए चेहरे पर दांव लगा सकती है सर्वेश पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए पार्टी कोई भी निर्णय ले सकती है, चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। और जनक राम की अगर बात करें तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। मंगल पांडे के ऊपर भी बहुत बड़ी जवाबदेही दी गई है। मंगल पांडे अभी फिलहाल बंगाल चुनाव में प्रभारी बने हुए हैं और जहां भी उनको प्रभारी बनाकर भेजा गया है वहां पे बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो मंगल पांडे को भी इनाम मिल सकता है। हालांकि मंगल पांडे सवर्ण जाति से आते हैं, तो वैसे में उनका जो उनके नाम की चर्चा थोड़ी कम है। लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में प्रमुखता से चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी को, क्योंकि नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी को मानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पे संशय बरकरार है और देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या निर्णय लेती है। पूर्णिमा, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा एक सवर्ण चेहरा विजय सिन्हा के तौर पर भी है, क्या उनको लेकर भी कोई एक चर्चा या कयासों का दौर जिस तरीके का चल रहा है, तो बीजेपी क्या एक बार फिर से कोई सरप्राइजिंग फैक्टर लाएगी? लेकिन इस सरप्राइजिंग फैक्टर के बीच में बार बार ये कहे जाना कि आप लोगों ने जानबूझकर जेडीयू को यहां पर कमजोर किया। अगर सब कुछ इतना अलाइंड है पीयूष जी, तो फिर जेडीयू कार्यकर्ताओं में आज पटना की सड़कों पर इतनी नाराजगी क्यों नजर आई? देखिए, जनता दल यू के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का काम किए हैं। आपने देखा होगा, नीतीश कुमार जी के परिवार के सदस्य भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का काम किए और यह सच्चाई है। बिहार की जनता हम भी इसे नकार नहीं सकते हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता इसे नहीं नकार सकती है। भले राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस है जो आज नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के प्रति इतने अपनी संवेदना दिखाने का काम कर रहे हैं, कल तक क्या कहते थे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के इनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कई बार मंच पर मीडिया के समक्ष कहने का काम किया है, थके हारे बीमार मुख्यमंत्री है। आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति इतनी सहानुभूति इनके नेताओं की या इनके प्रवक्ताओं की हो रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए, एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वे चट्टान की तरह मजबूत हैं। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यदि राज्यसभा का आज नामांकन करने का काम किए हैं, राज्यसभा में अपने जाने की इच्छा प्रकट की है, राज्यसभा जा रहे हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार जा रहे हैं। उन पर कोई दबाव दे करके राजनीति बिहार में या देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार जी पर दबाव देने का काम कर सकता है। नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा के साथ उन्होंने 20 वर्षों तक बिहार की सेवा करने का काम किया। और आप पूर्णिमा जी याद कीजिए, 3 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम 3 सदनों के सदस्य रह चुके हैं। बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, बिहार विधान परिषद का सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा का सांसद रह चुके हैं, भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब हमारी इच्छा एक जो गरिमामय सदन है, उच्च सदन, वहां जाने की है। तो अपनी इच्छा से उन्होंने आज इसको पूरा करने का काम किया है। और दूसरी चीज ये जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के प्रवक्ता, देखिए हमारा गठबंधन नेचुरल गठबंधन है। यहाँ कोई लोभ और स्वार्थ की राजनीति नहीं चलती है। ये ठग और लोभी का गठबंधन नहीं है। इनका जो गठबंधन क्या है, एक ठग है, दूसरा लोभी है। एक ठग दूसरे लोभी को ठगने में लगा हुआ है और एक लोभी दूसरे ठग को ठगने में लगा है। याद कीजिए 2023 में
30 से अधिक दलों ने इनके साथ इंडी गठबंधन इस देश में बना था। क्या हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते इंडी गठबंधन कहां धराशायी हो अलायंस गया? तो अभी भी है, और ठीक है, एक मिनट, कहां लेकिन अलग-अलग राज्यों में पूर्णिमा जी, ठीक है, पूर्णिमा सबको जी, जैसा जो सूट मेरा करता है, गठबंधन जो सबको मेरा जैसा सूट पूर्णिमा जी करता है। एक सेकंड, जो मेरा गठबंधन है आज पूरे देश में आप देखने का काम करें, जो लोग भी एनडीए के साथ थे वो आज हैं। यही एनडीए की सूचिता है, यही एनडीए की सूचिता है। ठीक है, यही इसीलिए यही नीतीश NDA कुमार जी को इस बार आश्वासन देना पड़ा कि इधर उधर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, इसीलिए उन्हें आश्वासन देना पड़ा था। लेकिन ये अभी जब आते ही मैंने आपसे पूछा वल्लभ साहब कि आज खुश तो बहुत हो गए, और खुश होने की वजह इसलिए भी है कि नीतीश कुमार तो चलिए ठीक है अब जा रहे हैं दिल्ली, बीजेपी अपना कोई चेहरा उतारेगी तो उस पर राजनीति करने का, खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। अगर निशांत कुमार नीतीश जी के बेटे को लॉन्च कर दिया जाता है तो परिवारवाद के नाम पर घेरने का मौका मिलेगा। तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म तो आरजेडी अपने लिए इस बीच में देख ही रही है ना। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाजपा और लोजपा तमाम लोगों की बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार की बात हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बहुत बढ़िया मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पीयूष भाऊ को कि उन्होंने हमें याद दिलाया कि 2015 में नीतीश जी की क्या औकात थी, औकात दिखा रहे थे नीतीश कुमार जी की। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि किस तरह से लोजपा को आगे करके नीतीश कुमार जी को रोका गया था। या नीतीश कुमार जी बोले, मैं नहीं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँ तो फिर छोड़ दीजिए, ये नीतीश कुमार जी के अनुसार है। तो उस समय भी नीतीश कुमार जी को निपटाने और फिनिश करने का जो 2030 का बोलते हैं 20 से 30, 25 से 30, नीतीश को फिनिश करने का उस समय भी इन लोगों का मनसा था। अभी लोजपा के साथ ही कह रहे थे कि माइनॉरिटी के चेहरे के नाम पर 2005 में रामविलास जी अलग हुए थे। ये दोनों चीज याद रखना चाहिए इनको। तीसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी पार्टी, दल और व्यक्ति से भी ऊपर है, वो बिहार के लोगों का है। मैं पूछता हूं आपसे कि 2015 में मैनिफेस्टो महागठबंधन का भी आया था और एनडीए ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। लेकिन जिस तरह से पलटी मारे, अब पलटी मारने के बाद कौन सा मैनिफेस्टो काम किए, किस मैनिफेस्टो पे सरकार काम की, ये महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बार जब फिर 20 में सरकार बनी, उस समय भी पलटी मारा गया और उस समय फिर किस मैनिफेस्टो के तहत सरकार काम की। हम जब भी, चाहे जिस तरह से सरकार बनी है, हम अपनी मैनिफेस्टो पे सरकार को मजबूर किए हैं काम कराने में, चाहे जातीय जनगणना का आधार हो, चाहे 65% बढ़ी हुई आरक्षण का मांग के मामला हो। तो हम हमेशा अपनी मैनिफेस्टो को, चाहे सरकार, जनता ने हमें मैनिफेस्टो जनमत नहीं भी दिया तो भी नीतीश कुमार जी पलटी मार करके अगर अवसर हमको दिए तो उस समय भी हम बिहार के जनता के साथ में अपनी मैनिफेस्टो, अपनी विचार और सिद्धांत के साथ में रहे। लेकिन सवाल तो एनडीए से पूछना पड़ेगा कि वो कौन सा मैनिफेस्टो था, वो कौन सा विचार था। बिहार के जो सवाल थे, वहां का बिहार का सवाल कहां रुक सा गया है। इस बार के चुनावों में लालू प्रसाद यादव जी से बहुत कुछ ना पूछने की भी जरूरत आपने समझी? ऐसा नहीं है। सिंबल बांटे गए, रातों रात वापस ले लिए गए, फिर अगले दिन मैं बिहार के जो आप कहना चाह रही हैं, मैं खुल के उस पर बहस और विमर्श करने को तैयार हूं। मैं किसी सवाल से भागने वाला नहीं हूं। ना हमारे नेता भागते हैं, ना हमारे प्रवक्ता, ना हमारे कार्यकर्ता भागते हैं। अगर आप जाएंगे पूरे बिहार और देश में, अगर कोई पार्टी है जो अपने स्टैंड पे खड़ी रहती है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है और हमारे नेता है। मैं उस सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं। जितने भी टिकट वितरण हुए हैं, उस वितरण में देख लीजिएगा कि जितने लालू जी पहले से जिन लोगों को टिकट दिए हैं, जो उनके ज्यादा करीबी रहे हैं, उन लोगों को टिकट मिला है। इसमें ये कहना कि तेजस्वी जी और अन्य जो आजकल माहौल, मतलब आप ये कह रहे हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स को नहीं, लालू जी के जो करीबी रहे उनको मिले हैं। 15 साल विरासत में इनके नेता को बिहार का सत्ता मिला। ये 35 साल से एमवाई समीकरण की राजनीति करते रहे, आज बिहार की बात करने लगे। मैनिफेस्टो इनकी इतनी मजबूत है कि एक महिला को मासिक रूप से आर्थिक योगदान देने की बात अगर एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल करती है तो दूसरे तरफ फिर कंपटीशन इतना हो जाता है कि कांग्रेस भी सेम रेट ऑफ अमाउंट देने के लिए आगे आ जाती है। 11 जगह पर विधानसभा पर ये फ्रेंडली फाइट करने की बात करते हैं। ये एक ही कैंडिडेट को एक ही परिवार से दो लोग सिंबल दे देते हैं। तो इतना कंफ्यूजन में बिहार की जनता को और कार्यकर्ता को इन्होंने रखा है कि जिसका नतीजा इनके सीट के रूप में परिलक्षित हुआ है। लेकिन मैं पूर्णिमा जी एक चीज बता दूं कि 202 सीट जो हम लोगों को मिली है, वो पांचों घटक दल के गठबंधन के शीर्ष नेताओं के प्रयास और कार्यकर्ताओं के प्रयास से मिला है। और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करना हम सभी कार्यकर्ताओं का धर्म है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का जो भी फैसला होगा, उस सम्मान के साथ लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी है।
लेकिन मैं आपको बताऊं 5 राज्यसभा की सीटें में एक सीट ये जीतने के कगार में नहीं है। पांचों के पांचों जो एनडीए जीतने वाली है इसकी भी टीस है, जो गाहे बगाहे मुख्यमंत्री के चेहरा के नाम पर ये ले जा रहे हैं बार बार। आप इसको मुख्यमंत्री के चेहरा, इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए कि आखिर अगर 41 विधायक अगर एनडीए के अलावा 41 विधायक अगर बिहार विधानसभा में है तो क्यों नहीं इनके राज्यसभा के कैंडिडेट जीत रहे हैं? देखिए मैं बहुत सहजता से स्वीकार कर रहा हूं कि हमारी गलती और अपनी गलती के वजह से हम चुनाव हारे हैं, न कि बिहार की जनता ने इनसे पसंद और खुश होकर के इनको सत्ता संभाली है। मैं स्वीकारता हूं इस बात को, बड़ी बहुत मतलब कि सच्चाई के साथ इस बात को स्वीकारता हूं। लेकिन जहां तक बात ये कर रहे हैं राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा सीट में 2 सीट राष्ट्रीय जनता दल का था और 2 ऑलरेडी जदयू का था। अगर जदयू के सीट पे जदयू जा रही है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की सीट पे हमारी संख्या नहीं बनी है, वहां भी नीतीश कुमार जी और जनता दल के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। यानी नीतीश कुमार जी बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है, वो भाजपा के खाते में चला गया है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश को फिनिश कर चुके हैं यही तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को भाजपा फिनिश कर चुकी है। मैं तो हर एक उदाहरण पे बात लेकिन कर क्या नीतीश जी को ऐसा लगता है या नहीं, ये तो आरजेडी को लगता है। नीतीश जी को ऐसा लगता है या नहीं, उनकी पार्टी में उनके जो सुपीरियर लीडर्स हैं ये उनको लगता है? नीतीश जी के बारे में इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव की चिंता करें, जो अभी सदन में महत्वपूर्ण सदन। अरे हम तो बिहार की चिंता कर रहे हैं। बिहार की जनता ने हमें जनादेश दिया है और उसके जनादेश पर हम निश्चित रूप से 100% विश्वास के साथ उतरने का काम करेंगे। और इसी विश्वास के कारण बिहार की जनता ने हमें 202 सीटें देने का काम करी है और इसी अविश्वास के कारण आपको 25 सीटों पर सिमटाने का काम की है। आज के प्रकरण से बिहार की कांग्रेस क्या फायदा उठाएगी इस पूरी सिचुएशन? कोई फायदा नहीं उठाएगी। जनता को आईना दिखाने का काम फायदा करेगी। उठाएगी नहीं या उठा पाने की स्थिति में नहीं है? स्थिति की बात नहीं है, जनता को आईना हम दिखाना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता को अब तो आईना, चुनाव ही नहीं है, आईना किस चुनाव बात की का बात, दिखाएंगे? आईना इस बात का दिखा रहे हैं कि 14 करोड़ जनता ने जो वोट दिया उसका किस तरह इन लोगों ने गला घोटा बिहार में। एक उदाहरण हम बताना चाह रहे हैं। और सुन लीजिए, एक मिनट, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात करें। नीतीश जी ने ट्वीट किया है, ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया। पहली बात, निशांत उनका बेटा क्या बोल रहा है? निशांत बोल रहा है अमित अंकल मुझे कमिटमेंट किए कि मेरे फादर सीएम रहेंगे। 2 तरफी बात। तीसरी बात, 5 घटक जब एक साथ हैं, जदयू के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को क्यों मजबूर हैं? सब इकट्ठे बैठ के ये निर्णय इन्होंने क्यों नहीं किया? ये इनके अंदर की चोर है और ये वोट चोरी करके जीते हैं। और जिस तरीके से कब्जा किया है नीतीश जी के हटाकर अपने दम को दिखाने का प्रयास किया है, ये बिहार की जनता देख रही है। जीवराज है बिहार 18 दिनों तक बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जनता को भ्रम में डालने के लिए यात्रा करने का काम किया। जिन क्षेत्रों में उन्होंने यात्रा किया वहां कांग्रेस की जमानत। जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी ईवीएम की चोरी? जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में हुई थी? महाराष्ट्र में क्या हुआ? हिमाचल में हुई थी? महाराष्ट्र में हरियाणा में जब एग्जिट पोल में, हरियाणा में जब शुरुआती रुझानों में कांग्रेस भाग रही थी, जब ही एसआईआर का मामला उसके बाद इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हुए, ठीक है, जो भी मामले ले गए उस पर कभी सुनवाई अभी तक कहाँ हो पाई? 2 सीट से राहुल गांधी जीत जाते हैं तब उसके बाद नहीं होता है। देखिए यही बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है। 17 साल एक पार्टी ने राज किया, 17 साल एक पार्टी ने राज किया। जब नीतीश जी इनके साथ चले गए, नीतीश जी अच्छे हो गए। नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी वालों के लिए अच्छे हो गए। उनके साथ नहीं है तो उनको गाली दे रहे हैं। सवाल जो हम लोग कर रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कभी सवाल होता है कि लालू जी का लड़का क्या बनेगा, आज सवाल हो रहा है कि नीतीश जी का लड़का क्या बनेगा। हमारा सवाल है कि बिहार के बच्चे क्या बनेंगे, बिहार के बच्चों का भविष्य का क्या होगा। 3 करोड़ बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा? बिहार की महिलाएं 1 करोड़ 75 लाख महिलाओं को 2 लाख रुपया कौन देगा? इस पे कोई प्रवक्ता, किसी पार्टी का प्रवक्ता आज कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा आपके वक्त में मैंने नहीं बोला, आपके समय में मेरी बात हो जाए तो कोई प्रवक्ता वो बोलने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर आरोप की राजनीति, बिहार के जनता के हक की बात कौन करेगा? आज भी चलिए आप दावा कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा बिहार चलाया है, फिर भी तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार में ही है, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में ही है। उसकी शुरुआत कब हुई? उसको कौन रोकेगा? उसकी शुरुआत कब हुई? तो इन्हीं के पार्टी के दौरान हुई है। यही लोग जिम्मेदार हैं। तो इनसे ये सवाल पूछिए कि बिहार की जनता के हक की बात ये लोग कब करेंगे? अभी भी किसका कमिटमेंट ले लेते हैं ना, अभी कमिटमेंट ले लेते हैं। बताइए किसी चीज पे पूर्णिमा, कोई असर बिहार की जनता ने कल्पना भी नहीं किया था
कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिलेगी। जब 2005 में बिहार की जनता ने हमें जनादेश देने का काम किया था, उस समय बिहार के लोगों की यह कल्पना भी नहीं थी कि अरे सुन लीजिए ना, कि जंगल राज लालू प्रसाद यादव के कुशासन, भ्रष्टाचार और अराजकता से हमें मुक्ति मिलेगी। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उससे मुक्ति दिलवाने का काम किया। और आज जो इन्होंने 20 वर्षों जंगल राज किसको कहते हैं, इनसे परिभाषा पूछ लीजिए। अभी बच्चियों के साथ में दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी के सामने तमंचे लहराए जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। आज भी नीतीश कुमार के अलावे इनके पास कोई चेहरा क्यों नहीं है? चेहरा कौन? बीजेपी का अरे अनेकों दर्जनों चेहरा है, प्रतिमा जी, दर्जनों चेहरा है, दर्जनों चेहरा है, दर्जनों चेहरा है। दो नाम बता दीजिए, दो नाम बता दीजिए। प्रतिमा जी, दर्जनों चेहरा है। मेरा एक सवाल इनसे है कि जिसको ये आज मंगल राज बता रहे हैं और जंगल राज का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, विधान परिषद में इनके सरकार ने आंकड़ा पेश किया है कि 2004 में अपहरण जैसे मामले बिहार में 3400 के आसपास रिपोर्ट किए गए थे। ये भी साथ में बताया था कि इससे पहले एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी, तो नहीं हो रही थी तो उनका जिम्मेदारी है। लेकिन इनकी ये कह रहे हैं कि 17,000 मामले अपहरण जैसे दायर हो रहे हैं, उसको नलिफाई नहीं कर सकते। क्लोजिंग कमेंट। देखिए आप एयरपोर्ट पे आज आई हैं, देखिए कि विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना है कि नहीं, जो रोड है वो बेहतर हुआ है कि नहीं, यहाँ का स्कूल का व्यवस्था ठीक हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ का हर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिहार का बदल चुका है। ये लोग क्राइम पर बात करते हैं, ये लोग अपराध का उद्योग चलाते थे, नरसंहार होता था, आज क्राइम को क्राइम कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बिहार जितना बदल चुका है, इनकी तो उम्र नहीं है इतनी जितना दिन में बिहार बदली है। जो बिहार को देखा है 90 के दौर को, वो समझता है कि बिहार आज स्वर्ग बन चुका है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही संकल्प है और हमारे एनडीए सरकार का ही संकल्प है, जिसके कारण ये आज हो पाया है। बार बार यही कहने की कोशिश एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन जल्दी से सर्वेश आपका एक टेक लेके दाढ़ की चर्चा को यहीं पर खत्म करूंगी। कल का सूर्योदय जो आज कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अस्त है, कल का सूर्योदय बिहार की राजनीति की कौन सी तस्वीर लेकर सामने आएगा, कब तक नए अनाउंसमेंट के लिए इंतजार करना होगा? देखिए पूर्णिमा, अभी 9 अप्रैल तक जो राज्यसभा के जो सांसद हैं, जो जिनके 5 सीटों पे जो सीटें खाली हो रही हैं, 9 अप्रैल तक उनका कार्यकाल है। 10 अप्रैल को नए सांसदों का कार्यकाल शुरू होगा। 16 मार्च को चुनाव भी है राज्यसभा का और उसी दिन काउंटिंग भी है। तो एक तरह से कहा जाए तो अभी नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की संभावना बेहद कम है। हालांकि निशांत कुमार को भी तब तक तैयार कराने की बात हो रही है और नीतीश कुमार ने 2-3 शर्तें रखी हैं अमित शाह के सामने। एक तो कि गृह मंत्रालय जेडीयू के पास रहेगा, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का पद भी नीतीश कुमार ने कहा है कि जेडीयू के पास ही रहेगा। निशांत कुमार को मनाने की कोशिश लगातार चल रही थी। ललन सिंह सुबह से सीएम आवास पर डटे हुए थे और वहां से वो लेकर जेडीयू ऑफिस आने वाले थे, लेकिन जेडीयू कार्यालय में जब हंगामा होना शुरू हुआ तो इस कार्यक्रम को टाल दिया गया। और जब नीतीश कुमार का जब एक्स पर पोस्ट आ गया, उसके बाद जो हंगामा कर रहे थे लोग, वो लोग भी शांत हो गए। और नीतीश कुमार जब अपने आवास से नॉमिनेशन करने के लिए विधानसभा जा रहे थे, उसी वक्त वो तमाम समर्थक जो नारेबाजी कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वही पीछे पीछे उनके हो लिए। तो एक तरह से विवाद जो था वो एक तरह से उसको खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए। तो अब विवाद कुछ नहीं है। कल का सूर्योदय निशांत कुमार की भूमिका तय करेगा और इसके साथ ही आगे की रणनीतियां तय होंगी कि आखिर जो मुख्यमंत्री बनना है वो उस चेहरे को लेकर बातचीत होगी। क्योंकि अमित शाह ने आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी और एक बैठक की है उन्होंने, और दोपहर में जब वो यहाँ से जाने से पहले और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक हुई। तो इसमें एक तरह से कहा जाए तो आपसी सामंजस्य तक लगभग बना लिया गया है और नाम की घोषणा होनी बाकी है। चयन लगभग माना जा रहा है कि फाइनल हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन लोग बनेंगे। पूर्णिमा, ठीक है, बिल्कुल संभावित चेहरा या कोई न्यू एंट्री, एक नया चेहरा, एक सरप्राइजिंग फैक्टर बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, एनडीए की तरफ से देखना होगा।